जनाब आज 31 मार्च 2024 और इस क्लास के अंदर हम लोग पेपर 6 आज की क्लास में करना चाहते हैं। पेपर 6 ये आपके सामने है, मार्च 2024। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है और अभी इसी मार्च के मंथ में हुआ है, तो अभी इसकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल नहीं है। पेपर एक स्टूडेंट को मिल गया था तो उन्होंने मुझे शेयर किया, तो मैंने कहा चलें इसको भी देख लेते हैं। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं पेपर 6 मार्च 2024 का। पेपर 6 का बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं जिसके अंदर एक मीटर रूल होता है, और इस मीटर रूल को हम लोग यूजुअली इसके सेंटर पे पिवट कर देते हैं एटसेट्रा। इस क्वेश्चन में इस मीटर रूल को इसके सेंटर पे पिवट नहीं किया है। ऑब्वियसली इसका 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो 50 सेंटीमीटर इसका सेंटर है, और 50 सेंटीमीटर के सेंटर के बाद इसको वहीं से इसको पिवट कर लेना चाहिए, लेकिन इस सवाल के अंदर उन्होंने 50 सेंटीमीटर के बजाय उसको किसी और पोजीशन के ऊपर मार्क पे पिवट किया हुआ है। अब जब बेटा यहाँ पिवट कर दिया है तो अब क्या कहानी सुनाता है, जरा आगे सुने। कह रहे हैं सर जब इसको मैं यहाँ पिवट करूंगा तो इसका वेट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये गिर जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक लोड लेफ्ट साइड पे लाके रख दिया। जब इस लोड को बेटा मैंने यहाँ लाके रखा तो इस मीटर रूल के ऊपर जो स्केल प्रिंट हुआ हुआ होता वो इसमें हाइड हो गया, छुप गया। तो सवाल मैं बारी बारी किसी बच्चे से पूछूंगा, बेटा हुनैन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हुनैन आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट रूलर पर किस पोजीशन पे रखा हुआ है, आप क्या रीड करोगे इसकी पोजीशन। हुनैन, एक ऑब्जेक्ट को रूलर पे रखा हुआ है, ऊपर रूलर छुपा हुआ है, आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि ये किस जगह पे रखा हुआ है। बिल्कुल सही है, आपने कहा मिड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप गलत बोल रहे हैं 30 और 26 का। ये वाली पोजीशन इसकी 26.5 है, और ये वाली जो इसकी पोजीशन है ये 29.5 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 29.5 और 26.5 इन दोनों का मिड पॉइंट, तो अब बेटा क्या नंबर बन जाएगा, 26 और 29 का मिड पॉइंट निकाले हम लोग, 28 बन जाएगा। तो ये बेटा मैंने लिख दिया 28 सेंटीमीटर पर हमने ये ऑब्जेक्ट लाके रखा हुआ है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट हमने लाके रख दिया, एवरेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ए पार्ट कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन में जो बात कह रहे हैं जरा उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं जनाब कि स्टूडेंट ने एडजस्ट की पोजीशन ऑफ मीटर रूल ऑन द पिवट, और मीटर रूल जो है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन है, कहानी लिखें, डिस्क्राइब का मतलब होता है लंबी कहानी करके सुनाएं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि रूलर बैलेंस हो गया है या नहीं। ठीक है जनाब। तो यार ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई रूलर बैलेंस हो गया है तो वो हमें देखने से नजर आ रहा होगा सर बैलेंस हो गया, और अगर बैलेंस नहीं हुआ होगा तो वो एक तरफ डिप हो जाएगा, एक तरफ गिर जाएगा। तो कह रहे हैं उसको बैलेंस करने की टेक्निक डिस्क्राइब करनी है ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो टेक्निक क्या होती है, तो अगर आपने लैब में इस तरह का प्रैक्टिकल किया हुआ हो, तो ज़रा सुनिएगा क्या मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि सर सबसे पहले आपने रूलर को हॉरिजेंटली पिवट के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, और फिर आपने गौर किया कि कौन सी साइड डिप कर रही है। जो साइड डिप डाउन कर रही होगी, सही जनाब, तो हम क्या करेंगे कि आइदर रूलर को या उसके पिवट को मूव कराना शुरू कर देंगे। तो इसमें जो मैंने लिखा है वो ये है कि मैं पूरे रूलर को दूसरी तरफ, जिस तरफ वो डिप नहीं कर रहा उस तरफ मूव करा दूंगा। स्लाइड मूव द रूल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिप। अगर डिप राइट हैंड पे कर रहे हैं तो रूलर को टूवर्ड्स लेफ्ट साइड कर दूंगा, रूलर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ लें, या रूलर को टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे मूव करा दूंगा, और उसको ऐसा एडजस्ट कराऊंगा कि वो जनाब बैलेंस हो जाए या नियरली बैलेंस हो जाए। ठीक है जनाब। तो ये एक आसान सी बात है, लेकिन लिखने के लिए जो कहानी चाहिए वो बेटा मैंने आपके सामने शेयर कर दी है कि हम इस तरह से इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ कहानी मैंने लिखी है, वरना बात बिल्कुल कॉमन सेंस की है। अगर मैं आपको आपके हाथ में एक मीटर रूल दे दूं और बोलूं यार इसको अपने फिंगर पे एडजस्ट करके बताएं,
मतलब फिंगर के ऊपर इसको बैलेंस करके बताएं, तो आप फिंगर पे रखोगे, जिस तरफ से वो डिप कर रहा होगा जाहिर सी बात है उसकी अपोजिट साइड की तरफ आप इसको मूव करा के उसको बैलेंस कर लोगे। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस कॉमन सेंस की बात को उसने लंबी करके आपसे लिखवाया है। ठीक है जी, हमने लिख भी दिया, तो ये इसके दो पार्ट हो गए। अब आ जाइए इसके तीसरे पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, इस थर्ड पार्ट को करने के लिए ना, मेरे अपने ख्याल में मुझे चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करूं और फिर सामने रख के फिर आपसे पूछूं, तो फिर आप मेरे ख्याल में इसको बेहतर मैं भी समझा सकूंगा। ठीक है जी। बेटा ताहा, अगर आप मेरे साथ इस सवाल में शामिल हो जाए तो बेटा बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर मैंने ए कैलकुलेट करना है, मुझे ए बताना है। ठीक। और ए खुद कह रहा है कि ए जो है उसकी इक्वेशन लिख के दे रहा है कि 50 माइनस डी है, 50 माइनस डी है, और डी हम लोगों ने अभी अभी निकाला हुआ, इट इज 28। तो जल्दी से ताहा बेटा मुझे ये बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा सवाल है। ए इक्वल टू 50 माइनस डी, डी ऑलरेडी आपको पता है। जल्दी से बेटा मुझे बता दीजिए व्हाट इज ए। ताहा बेटा 22 हो जाएगा सर, जब वो खुद फार्मूला लिख के दे रहा है 50 माइनस डी। तो 50 खुद लिख के दे रहा है, डी हमने 28 निकाला हुआ है, 50 माइनस 28, सो इट विल बी 22। ठीक है। अच्छा, उसी के बाद जरा इसको भी देख लीजिए कि कह रहे हैं स्मॉल बी कैलकुलेट करना है। और स्मॉल बी कैलकुलेट करने के लिए, स्मॉल बी कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं आपको अब इस दफा गाइड नहीं कर रहा। ताहा जरा जल्दी से मुझे देख के बताइए इसके बी पार्ट का आंसर क्या होगा। इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम में देख के मुझे बताइए व्हाट इज बी। ताहा बेटा मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान सा सवाल है, बी निकालना है और बी की इक्वेशन लिख के दे रहा है जी। पोजीशन ऑफ पिवट क्या है, अच्छा चलो ये बताओ। ताहा बेटा व्हाट इज पोजीशन ऑफ पिवट, पिवट कहाँ लगा हुआ है। हाँ 28 पे रखा हुआ था, 28 पे रखा हुआ था, पिवट को हम लोगों ने रखा हुआ था 28 पर। ठीक है। और 28 माइनस डी करा रहा है, तो जब 28 माइनस डी कराएगा तो वो कितना बन जाएगा है 20। नहीं नहीं नहीं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। जो पोजीशन ऑफ पिवट है और जो डी है, डी तो बेटा ये था ना कि हमने उसको किस नंबर पे रखा हुआ है, और वो डी 0 से 28 था, 0 से 28 था, 0 से 28 था। ठीक है। और अभी जो पिवट रखा हुआ है, पिवट कहाँ पे रखा हुआ है, पिवट की पोजीशन उन्होंने क्या मेंशन की हुई है। देखिए फिर पिवट की पोजीशन उन्होंने मेंशन की भी होगी। हाँ ये कहीं लिखा हुआ है, ये रहा सॉरी भाई, मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए बगैर इतनी मुश्किल में डाल दिया आपको। सॉरी भाई ताहा, सवाल ये लिखा हुआ है पिवट 47.6 पर है। बस ठीक है जी, पिवट 47.6 पर है, डी 28 पर है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या बन जाएगा डिफरेंस बेटा, ताहा बोलिए। 19.6। ठीक है जनाब। तो ये तीन कैलकुलेशन थी जो हमने कर ली, मेरे ख्याल में सवाल खत्म हो गया है। या कुछ बाकी है तो आपको बताऊंगा अलबत्ता। बेटा ख्वाला आपने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम इस वक्त ये मार्च 2024 का पेपर 6 कर रहे हैं। और पेपर 6 में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एक मीटर रूल है, इस मीटर रूल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पिवट नहीं किया, बल्कि किसी और पोजीशन के ऊपर पिवट किया हुआ है। और जिस पोजीशन पे पिवट किया है उसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे एक लोड लाके रखा हुआ है, ये लोड रखा हुआ है। लोड कहाँ रखा हुआ है, तो 26.5 और 29.5 का सेंटर, इट इज 28। तो ये 28 पे रखा हुआ है, 28 का नाम रख दिया है डी। और डी के बाद ए और बी अभी आपके सामने निकाले हैं और मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। और रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा बेटा हौला, तो शुरू का पोर्शन आप देख लीजिएगा। अलबत्ता उसके बाद जो क्वेश्चन का सी पार्ट है, उस सी पार्ट के अंदर आपसे कह रहे हैं कि जनाब स्टूडेंट मूव करता है लोड को और 5 सेंटीमीटर मार्क बैलेंस मीटर रूल, ही रिपीट्स दिस प्रोसीजर। फिर उसने जो है लोड को 5 पे रखा है, 10 पे रखा है, 15 पे रखा है, 20 पे रखा है, 25 पे रखा है। यानी उसने पोजीशन ऑफ लोड को डिफरेंट पोजीशन पे लोड को ले जाके रख दिया। और लोड को रख के फिर उसने ए की वैल्यूज निकाली है और उसने बेटा ये बी की वैल्यूज निकाली है। ठीक है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, हमें उन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें ए और बी दोनों मौजूद है।
इस ए और बी को लेकर आपसे कह रहे हैं कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस के ऊपर ए रखना है। खुद बता रहे हैं जनाब, वाई एक्सिस के ऊपर बेटा आपने ए रखना है और ए इज इन सेंटीमीटर। वाई एक्सिस के ऊपर बेटा बी रखना है, बी इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। और कोई कंडीशन नहीं है कि आप ग्राफ को 0 0 से शुरू करें, ठीक है ना, अब आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा ए की वैल्यूज। सर ए की वैल्यूज 25 से स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट है और 45 तक गई हुई है, 45 तक गई हुई है। तो बेटा अगर मैं ये नंबर 25 ले लूँ, 30, 35, ये तो बहुत ही करीब करीब हो जाएगा सर, बहुत ही करीब करीब हो जाएगा। अच्छा जी, ये 25 मैंने ले लिया, या ओरिजिन से शुरू कर लें, 30 25 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 25, ये 30, ये 35, ये 40 और ये 45, ठीक है। और अगर 5 डिवीजन ऊपर से शुरू करते तो और अच्छा होता, पूरा 45 कोने तक पहुंच जाता। अरे जनाब ये ए की वैल्यूज हो गई, ये बात है। ये बी की वैल्यूज, सर बी की वैल्यूज जो है सर वो 22 से स्टार्ट है और 40 तक जा रही हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से 20 से स्टार्ट कर लूँ, 20, 20 के बाद ये 30, 30 के बाद ये 40, ठीक है जनाब। आप अपनी मर्जी से ग्रेड ले सकते हैं, कोई आप मेरी जो वैल्यूज हैं उन्हीं के ऊपर एक्यूरेट ना जाए, ठीक है जी। और मुझे इसमें भी लग रहा है कि अगर मैं 5 डिवीजन आगे से स्टार्ट करता तो और अच्छा होता, 5 डिवीजन आगे से स्टार्ट करता तो और अच्छा होता। खैर जनाब ये भी जो मैंने बनाया है ये गलत नहीं है। तो वाई एक्सिस के ऊपर बेटा 25 से 45 तक, एक्स एक्सिस के ऊपर 20 से 40 और उससे आगे तक मेरे पास जगह है। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि इन वैल्यूज को रखें सामने और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएं। तो बेटा अगर मैंने लाइन बनाना शुरू करी ना, तो ये 6:30 में इसी में बजा दूंगा, मतलब क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा लाइन और ग्रेडियंट में। तो बेटा आई होप कि मुझे पता है आप सबको लाइन बनाना आती है, लाइन आप खुद से बनाओगे और फिर खुद कह रहे हैं कि जो लाइन बना लें उस लाइन का ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट निकालें। तो ग्रेडियंट भी आप निकाल लोगे। और ग्राफ बनाने के 4 मार्क हैं, ग्रेडियंट का 1 नंबर है, 5 नंबर का ये सवाल है। अरे जनाब जब कह रहे हैं ग्रेडियंट आ जाए, ग्रेडियंट आ जाए, तो कह रहे हैं जनाब हमने असल में निकालना है मास ऑफ मीटर रूल। और इस मास ऑफ मीटर रूल को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने आपको एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले में खुद बता रहे हैं कि के की वैल्यू 25 है, जी ग्रेडियंट आएगा, फार्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको एम का रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेटा ये एम का रिजल्ट आप इस फार्मूले से और ग्रेडियंट से निकाल लोगे, ठीक है जनाब। और ग्राम में के की वैल्यू है तो मास भी ग्राम में ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जरा इस बेटा नेक्स्ट पार्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन मीटर रूलर विदाउट लोड बैलेंसिंग विद अ पिवट एट 50 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है जनाब। कह रहे हैं अगर मैं इस रूलर को 50 सेंटीमीटर के मार्क पर पिवट करता और लोड रखे बगैर इस एक्सपेरिमेंट को करता तो ये प्रोसीजर जो होता वो कह रहे हैं ज़्यादा एक्यूरेट होता। अच्छा ठीक है जी, आगे चले। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक स्टूडेंट फाइंड्स दैट दिस डज नॉट हैपन, ठीक है ना। स्टूडेंट ने क्या करा होगा, स्टूडेंट ने पहले 50 सेंटीमीटर के मार्क पर उसको बैलेंस किया होगा, ठीक है ना। रूलर को 50 सेंटीमीटर के मार्क पर पिवट किया होगा, लेकिन स्टूडेंट फाइंड्स दिस डज नॉट हैपन, वो बैलेंस नहीं हुआ होगा। मतलब वो बैलेंस नहीं हुआ 50 सेंटीमीटर के मार्क पर, तो उस स्टूडेंट ने एक छोटा सा पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले लिया, ठीक है जनाब, और इस मॉडलिंग क्ले को 1 एंड ऑफ मीटर रूल लगा दिया, ठीक है जनाब। अच्छा जब मॉडलिंग के लिए उसने लगा दिया 1 एंड पर, तो कह रहे हैं सजेस्ट इफ दिस इज अ सुइटेबल चेन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जो मेरी राय थी वो मेरी राय ये है, मेरी सजेशन ये है कि जब आप स्मॉल पीस ऑफ मॉडलिंग किले को एक तरफ लगाते हैं मीटर रूल के, ताकि वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस हो जाए, तो इट इज़ अ सुइटेबल चेंज। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा चेंज होगा। और इस तरह करने से स्टूडेंट अफेक्टिवली एडजस्ट कर सकता है सेंटर ऑफ मास ऑफ रूलर को और आराम से इंश्योर कर सकता है बैलेंसिंग विदाउट अ लोड, और लोड के बगैर भी इसको वो आराम से बैलेंस कर सकता था, ठीक है जनाब।
तो बेटा अगर आपको मेरी कहानी समझ में आई हो तो ओके, नहीं समझ में आई हो तो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें, सवाल को खुद से समझें, और अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे बताएं अगली क्लास में कि सर इसको यूं कर लेते तो और अच्छा हो जाता। ठीक है जनाब। तो ये उस स्टूडेंट की सजेशन है, और उस सजेशन को मैंने कहा है कि हाँ जनाब ये सुइटेबल है। अच्छा, मसला बेटा ये है कि इस पेपर की ना अभी मार्किंग स्कीम आई नहीं है। मार्किंग स्कीम आई भी हो ना तो फिर टीचर भी अपने आप को बाउंड करता है कि मार्किंग स्कीम में जो आंसर लिखा है उसी की हाँ में लाए। अभी जब मार्किंग स्कीम यहाँ नहीं है तो ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एग्री भी कर सकते हैं और शायद एग्री नहीं भी कर सकते। तो खैर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा खत्म। बेटा 5 क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सीधा सा है, कैलकुलेशन सिंपल सी है, ग्राफ और ग्रेडियंट आप कर ही लोगे। डिस्क्रिप्शन वाली जो दो बातें मैंने लिखी हैं बेटा 5 इसको देखिएगा, और अगर आप कोई राय देना चाहें तो मुझे कल की क्लास में सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं अगली क्लास को और बेहतर तरीके से करा सकूं ये सवाल। अच्छा यदि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही घिसा पिटा सा स्टाइल है। घिसा पिटा इसलिए बोलूंगा कि वही जनाब हमें एक एमीटर दे देंगे, वोल्ट मीटर दे देंगे, और क्वेश्चन में कह रहे हैं जनाब कि वोल्ट मीटर ड्रॉ करें, और वोल्ट मीटर हमने ड्रॉ करना है। अलबत्ता एक और छोटी सी बात, जो कल वाले सवाल के अंदर मैं कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का सिंबल बनाए। तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर मैंने सीरीज में दो रेजिस्टर बना के दिखा दिए थे, लेकिन जब मैंने उसमें बाद में रिसर्च की तो मुझे पता ये चला कि अगर आप ये ड्राइंग करते हैं तो इट इज अ सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का भाई ये सिंबल है। दिस इज अ सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, इट इज नॉट वेरिएबल रेजिस्टर, इट इज सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो कल की क्लास में मैंने दो रेजिस्टर सीरीज में बना दिए थे जो कि गलत है, सही कर लीजिएगा, इट इज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट सिंबल। और टीचर गलती करे तो भैया मान के सही करा ले, बच्चों को गलत ना पढ़ाए। अच्छा जी आगे चले। कह रहे जनाब सर एक वोल्ट मीटर आपने ड्रॉ करना है, और ये वोल्ट मीटर पी और क्यू के दरमियान वोल्टेज मेजर कराना है। तो सर पी और क्यू के बिटवीन में ये मैंने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया है, और ये वोल्ट मीटर पी और क्यू के अक्रॉस टोटल वोल्टेज बता देगा। तब ये टोटल वोल्टेज बताएगा तो हम चेक करेंगे कि जनाब हसन साहब हमारे साथ क्लास में जाग रहे हैं या नहीं। हसन शफकत साहब क्या आप हमारी हेल्प करेंगे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ने में? हसन, बेटा हसन आप हमारे साथ हैं? पहले सिर्फ ये बता दें, बेटा बता दें आप हमें यार वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है बेटा। बस बिल्कुल आसान सा सवाल है। और बेटा ये वोल्ट एम मीटर की रीडिंग भी बता दें क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है ना। आपने हमें वोल्टेज की रीडिंग बताई, इट इज 3.1, एमीटर की रीडिंग बनाई 0.12, और अगर इसको डिवाइड भी करवाते हैं तो जरा अगला सवाल अभी मैं इस पेपर करा के चुका हूँ एक बच्चे को, इसलिए मुझे याद है, वो अगले सवाल में बोल रहा है कि पूरे के पूरे टेबल को फिल करें। इस टेबल को अगर फिल करना है तो इसका मतलब है आर निकालना है, आर बराबर होता है वी अपॉन आई। तो बेटा फाइक क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? वी अपॉन आई 3.1 डिवाइडेड बाय 0.12 क्या आता है? थ्री, नहीं यार ऐसा ना करें, 3.1 अपॉन 0.12, दोबारा करें एक दफा। अच्छा जी 3.1 डिवाइडेड बाय 0.12। तो यार जो पिछली क्लास का बच्चा था उसने तो यार पता नहीं क्या क्या लिखवाया है मुझे। हाँ यही आ रहा है, मैंने भी आपके सामने किया है, और मैंने उस क्लास को रिकॉर्ड किया नहीं था, इस दफा रिकॉर्ड कर रहा तो मेरे ख्याल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसको पता नहीं क्या लिखा है, मैं कल पूछूंगा उससे, ये भाई तूने क्या करा यार मेरे साथ। अच्छा ये 25.8 था, उसका 26 ले लिया, इसी तरीके से बाकी को भी निकाल लेने चाहिए। वी है 2.9 डिवाइडेड बाय 0.22, ये रिजल्ट आ रहा है जी 13.18, तो 13.2 मैंने ले लिया इसको, और उसके बाद 2.6 को डिवाइड कर दिया 0.86 से, तो ये आ गया 3.03 ले लिया मैंने इसको। अच्छा उसके अलावा इस क्वेश्चन में उसने ये भी कहा है
कि इस कॉलम में जो हेडिंग्स में कमी है उसको पूरा कर दें भाई। वोल्ट मीटर की रीडिंग वोल्ट्स में होगी, एम मीटर की रीडिंग एम्पेयर में होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स में होगी। ठीक है जी, ये हमने फिलिंग कर दिया। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर आपको बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला सर्किट था इसका नाम था बेटा सर्किट ए। इसका नाम था सर्किट ए। हमने सर्किट ए की रेजिस्टेंस 26 निकाली है, सर्किट बी की रेजिस्टेंस 13 निकाली है, सर्किट सी की रेजिस्टेंस निकाली है। कह रहे वी अपॉन आई से आर निकालें, जो मैं करा चुका हूँ। कह रहे हेडिंग्स कंप्लीट करें, जो मैं आपको करा चुका हूँ। अच्छा जी, अब जरा यहाँ आ जाए। यहाँ पे वो जो बात कह रहा है, इस बात के लिए मुझे बार बार अगर मैं स्क्रॉल करूँगा ऊपर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया और अब मैं इसको स्क्रीन पर रख कर इस क्वेश्चन को नीचे कराने जा रहा हूँ। जरा बेटा इसके अंदर आ जाइए, लिखा हुआ है इस आर ए को, जो आर ए आया आपके पास आया हुआ है, ठीक है ना, जो सर्किट ए का रिजल्ट आया हुआ है इट इज आर ए। नहीं नहीं सॉरी, जो सर्किट ए का रिजल्ट आया हुआ है इट इज 26 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो रिजल्ट आ रहा है 8.66। उसके बाद कह रहे हैं आर बी। आर बी में जो आर आया हुआ है सर्किट बी का रिजल्ट है 13.2। 13.2 को 1.5 से डिवाइड कर दें, इट इज 8.8। और आर सी, सर जो आर आया हुआ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9। ठीक है ना, अभी तीनों वैल्यूज आ गई। जब तीनों वैल्यूज आ गई तो तीनों वैल्यूज आने के बाद हसन बेटा थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए बेटा। हसन, ये आर ए की वैल्यू है, ये आर बी की वैल्यू है, ये आर सी की वैल्यू है। सवाल है, एक स्टूडेंट कह रहा है ये तीनों रीडिंग्स इक्वल है, तीनों रीडिंग्स इक्वल है, तो क्या आपके ख्याल में ये तीनों रीडिंग्स इक्वल है या नहीं है? हसन बेटा आपके ख्याल नहीं है। अच्छा, हुनैन बेटा आपके ख्याल में तीनों रीडिंग्स एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाला हुआ है, तो तीनों रीडिंग्स एक जैसी हैं या नहीं है? हाँ देखो यार, बेटा हसन, जब कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, एक्सपेरिमेंट में तो आपको पता है, एक्सपेरिमेंट में इंसान जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे, उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे। तो इन रिजल्ट्स को हम उस वक्त एक जैसा मान लेते हैं अगर उन रीडिंग्स में डेविएशन अंडर 10% हो, 10% के अंदर हो, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि यस, इट सपोर्ट। ठीक है ना, अब जो मेरे पास रिजल्ट आए हुए हैं ये रिजल्ट इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि तीनों इक्वल हैं। तीनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दीज रीडिंग्स आर विद इन लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। ठीक है जनाब। और एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी क्या होती है कि अगर रीडिंग्स में 10% का ऊपर नीचे डिफरेंस है, विद इन 10% है, तो उसको हम कह देते हैं भाई ये एक जैसी है, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, इस कंडीशन में हम कह देते हैं जनाब ये बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि वेरिएबल रजिस्टर ड्रॉ करें। भाई वेरिएबल रजिस्टर जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। वेरिएबल रजिस्टर हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर टू चेंज द करंट इन द सर्किट। वेरिएबल रजिस्टर यूज करके हम करंट के चेंज को अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसका कोई वन एडवांटेज बताएं। ठीक है ना, आप तो जरा गौर से सुने। कह रहे हैं जनाब अगर हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर होगा तो वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो हमारी ज़रूरत होगी, जो हमारी नीड होगी, जितना करंट हम सर्किट में चला सकते होंगे हम अपनी मर्जी से उतने करंट को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर का ये फायदा होता है। अच्छा सर, वेरिएबल रजिस्टर ना हो फिक्स रजिस्टर लगा दूं, तो सर फिक्स रजिस्टर की एक सर्टेन वैल्यू होगी, सर्टेन वैल्यू से एक सर्टेन करंट आ जाएगा। उस करंट का मैं क्या करूं? ठीक है जनाब, अगर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, बहुत हाई वैल्यू है या बहुत लो वैल्यू है, तो भाई वेरिएबल रजिस्टर का फायदा ये होता है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी हमें ज़रूरत होती है उसी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हम करंट चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है और कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जनाब इसके अंदर 4 सवाल होते हैं, 4 में से 2 सवाल हमने बहुत आराम से कर लिए हैं।
और अक्टूबर सॉरी मार्च 2024 इसी महीने का ये पेपर है। और अभी हम लोग इस वक्त 2024 के मार्च में ही मौजूद है। अरे ना, अब ये लेंस वाला सवाल बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन लेंस वाला सवाल बहुत आसान है, इसको आखिर में करें। और स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि सर ये बताएं क्वेश्चन 4 कैसा आया था। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं पढ़ के बता दूंगा तो सवाल में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई होप कि मैं आप में से किसी को इन्वॉल्व करूं और कोई बच्चा मुझे बताए कि इसमें हो क्या रहा है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन ये है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है ये वाली चीज़। ठीक है, मैं पढ़ के भी नहीं बता रहा, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। और इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा। अलबत्ता सिर्फ इतनी सी बात को लेकर ताहा बेटा बताना, पहला सेंटेंस क्या बताने जा रहा है, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। और ठीक है सर, हम लोग करने ही जा रहे हैं कि हमें एक वो बीकर देंगे। उस बीकर में ज़रा देखिएगा, हमें देंगे बेटा बीकर। उस बीकर में हमें हॉट वाटर देंगे। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर को मैं ठंडा करूंगा। ठीक है ना, हॉट वाटर ठंडा होगा, खुद ब खुद ही कहीं रखूंगा ठंडा होगा। उसकी कूलिंग को मैंने इन्वेस्टिगेट करना है कि वो किस तरह से अफेक्ट होती है अगर मैं उसकी सराउंडिंग में कोई इंसुलेशन लगाऊं और इंसुलेशन की थिकनेस को चेंज करूं। और इंसुलेशन किस फॉर्म में है तो वो भी जरा देख लें। कह रहे हैं इंसुलेशन की आपको स्ट्रिप्स देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कपड़ा, क्लॉथ, क्लॉथ भी एक इंसुलेशन है। तो आपने क्लॉथ लिया, क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स हैं वो आप विच कैन बी कट टू द साइज, हम अपनी मर्जी से काट सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कपड़ा काट के एक मरतबा राउंड करूंगा। तो जाहिर सी बात है जब मैं एक मरतबा राउंड करूंगा बीकर के अराउंड तो थिकनेस कम होगी। उसके ऊपर मैं पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लूंगा। फिर मैं उसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा। अभी मैंने एक मरतबा लेयर लगाई थी, अब मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल 3 मरतबा कपड़ा लपेट दिया, इंसुलेशन की थिकनेस ज्यादा हो गई। अब फिर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। आखिरी मरतबा कह रहा हूँ, अब मैं इंसुलेशन को फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 टाइम लपेट दिया। जब बेटा मैंने 6 टाइम लपेट दिया तो फिर मैंने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करूंगा। मतलब मैं बीकर के अराउंड क्लॉथ को लपेटूंगा और जितनी लेयर्स की फॉर्म में रैपिंग करूंगा उससे मैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज कर रहा हूँ। और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज करके मैं इस बात को इन्वेस्टिगेट करूंगा कि कब कूलिंग तेजी से हो रही है और कब कूलिंग स्लो हो गई है। तो रेट ऑफ कूलिंग मैं स्टडी करने जा रहा हूं। मैं सवाल पूरा रिपीट करूंगा और मोहम्मद सलीम बेटा सिर्फ सवाल मुझे समझाइएगा, ओनली क्वेश्चन। मेरा सवाल क्या है, बीकर में गर्म पानी है, बीकर के अराउंड मैं इंसुलेशन लपेटूंगा, उसकी थिकनेस पहले कम रखूंगा बाद में थिकनेस ज़्यादा करूंगा। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूं कि थिकनेस बढ़ाने से कूलिंग स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाने से कूलिंग स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। ये मैं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूं। मोहम्मद सलीम सिर्फ क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन क्या है। क्लास में ही नहीं है, जबरदस्त। आप ही बता दें बेटा फिर, आप ही बता दें। सही है। इंसुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ कूलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ कूलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, कि कूलिंग स्लो हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक गिलास बीकर है, गर्म पानी है, इसके ऊपर एक लिड भी रख दिया है। अच्छा जी, इसके ऊपर लिड भी लगा दे। ठीक है ना, अभी हमने एक लिड लगा दिया इसके ऊपर और इंसुलेशन स्टेप्स है। कह रहे हैं क्या आपको कुछ और चाहिए होगा, क्या आपको कुछ और चाहिए होगा। अरे सर, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर का, कूलिंग का, तो कूलिंग के लिए थर्मामीटर लाजमी चाहिए। और थर्मामीटर के अलावा मोहम्मद फाइक बताइएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने नाम ही नहीं लिया यार। एक तो थर्मामीटर चाहिए और दूसरा क्या चीज़ चाहिए बेटा, रेट ऑफ कूलिंग।
जी, रेट सर, रेट का मतलब होता है कितनी तेजी के साथ। और जब कोई भी लफ्ज होता है कितनी तेजी के साथ, तो इसका मतलब होता है टाइम। टाइम के लिए सर स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच कह लें, टाइमर कह लें, ठीक है जी, स्टॉप वॉच चाहिए। तो थर्मामीटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं बार बार जो लिक्विड यूज करूंगा उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी मेजर करने के लिए मुझे मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये मेजरिंग सिलेंडर मैं एक लंबी कर रहा हूँ, वरना मेजरिंग सिलेंडर के बगैर थर्मामीटर और स्टॉप वॉच से भी काफी होगा, बाकी चीजें हमारे पास ओके। ठीक है ना। अब तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमने करना क्या है। सर हमें दो चीज़ों की कमी है। ठीक है ना, अब दो चीज़ों की कमी है, थर्मामीटर और स्टॉप वॉच। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली। ब्रीफली एक्सप्लेन करें, तो क्या एक्सप्लेनेशन होगी पहले सुन लें, फिर मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा, जरा सुनिए। सर सबसे पहला काम आप ये करें कि इसमें थर्मामीटर लगाएं। इसमें थर्मामीटर लगा लें। थर्मामीटर से इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लें। गर्म पानी है फॉर एग्जांपल, गर्म पानी का इनिशियल टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड। ठीक है जनाब। फिर इसके बाद आप क्या करें, सर ये जो हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अराउंड जो भी आपको इंसुलेशन दी गई है, उस इंसुलेशन की, फॉर एग्जांपल कपड़ा दिया हुआ है, उस कपड़े की एक लेयर इसको कवर कर दें। एक लेयर कवर कर दें। और पूरा बीकर कवर कीजिएगा, जहां तक पानी है स्पेशली उतना पूरा पोर्शन, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऊपर का भी पोर्शन सारा का सारा कवर कर दें। तो हमने क्या करा, बीकर को ऊपर से बंद कर दिया है और सराउंडिंग में उसके सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस समझते हैं आउटर बाउंड्री, सर सरकमफेरेंस के ऊपर कपड़े की एक लेयर लपेट दी है। पहले एक लेयर लपेटी है। एक लेयर लपेटने के बाद अब आप क्या करेंगे, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है टाइम। आप क्या करें कि 5 मिनट के बाद एक रीडिंग ले लें और 10 मिनट के बाद एक रीडिंग ले लें। ठीक है ना। 5 मिनट के बाद एक रीडिंग ले लें, फिर 10 मिनट के बाद एक रीडिंग ले लें। ठीक। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि यार टाइम भी बदलने की क्या जरूरत है। हमने तो थिकनेस को इन्वेस्टिगेट करना है ना। और जब थिकनेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करा जनाब, 80 सेंटीग्रेड पे पानी रखा, एक लेयर लपेटी, और 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपने रीडिंग ले ली। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के बाद जो रीडिंग थी ना, वो 80 से गिर कर फॉर एग्जाम्पल 65 आ गई। ये उस वक्त की बात है जब आपने एक लेयर लपेटी हुई थी। एक लेयर लपेटी हुई थी। ठीक है। फिर आपने क्या करा, सर इसके ऊपर अपना 3 लेयर्स लपेट दी। कपड़े को 3 मरतबा लपेट दिया। 3 मरतबा लपेटा, फिर दोबारा 80 सेंटीग्रेड वाला पानी लिया और स्टॉप वॉच ऑन कर दी। 10 मिनट के बाद दोबारा रीडिंग ली। सर जब हमने 3 लेयर लपेट दी ना, तो फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के बाद रीडिंग जो थी ना, सर वो रीडिंग आई 77 सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर का फॉल पहले ज्यादा हुआ था, क्योंकि एक लेयर थी, ज्यादा हीट निकल गई। 3 लेयर है, ज्यादा हीट नहीं निकल पाई। फिर आपने क्या करा, आखिरी रीडिंग करने जा रहे हैं। अब आपने इसको 6 लेयर लपेट दी। आपकी मर्जी है जी, जितनी लेयर चाहे लपेट दें। 6 लेयर्स लपेट दी। जब आपने 6 लेयर्स लपेटी, तो 6 लेयर्स लपेटने के बाद जब आपने 10 मिनट के बाद दोबारा 80 सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया और फाइनल टेम्परेचर नोट किया, तो 10 मिनट में टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ 79 तक ही पहुंचा। यानी टेम्परेचर फॉल कर ही नहीं रहा। ठीक। तो ये 77 मैंने जज्बात में गुजारी, 77 कर दिया, इसको चले 70 कर ले। अच्छा जी, अब आप जरा नोट कीजिए कि सर अब हमने एक लेयर रखी थी, तो टेम्परेचर का फॉल 65 यानी ज्यादा हुआ था। 3 लेयर कर दी, तो टेम्परेचर का फॉल 80 से 70 हो गया। जब 6 लेयर कर दी, तो हीट बाहर निकल ही नहीं पा रही। 10 मिनट के बाद भी टेम्परेचर 80 से खाली 79 हुआ है। मतलब जितनी ज्यादा लेयर्स कर रहा हूं, जितनी ज्यादा थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कर रहा हूं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर उतना स्लो होता जा रहा है। कंक्लूड नहीं करना होता है एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ स्टोरी लिखनी होती है, आपने कंक्लूड नहीं करना है, ना ही ये नंबर सारे के सारे लिखना है। ठीक है जनाब। आइए इस चीज को बेटा, जो मैंने आइडियल आंसर लिखा हुआ है वो बेटा मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और आई होप कि आप मेरी क्लास के बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में खुद से लिखेंगे। तो जरा सीखिएगा। सबसे पहली बात, हमें थर्मामीटर एडिशनल अपरेटस चाहिए, स्टॉप वॉच एडिशनल अपरेटस चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर बिला वजह मैंने लिखा है। थर्मामीटर स्टॉप वॉच दो चीजें काफी हैं। अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट में आ जाए। एक्सपेरिमेंट क्या है, सर सबसे पहले एक गिलास के बीकर में पानी भरें और पानी का वॉल्यूम एक मरतबा नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल 200 ml आपने पानी लिया है और इसे आपने गर्म किया है 80 सेंटीग्रेड तक। ठीक है जनाब, 80 सेंटीग्रेड तक आपने गर्म किया है।
अब आप जब एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते करते भी टेम्परेचर 80 से थोड़ा नीचे गिर सकता है। तो आप जिस वक्त स्टॉप वॉच स्टार्ट करें वाला टेम्परेचर नोट कर लें थर्मामीटर से, और ऊपर अच्छी तरह से लिड फिक्स कर दें ताकि एयर में इवेपोरेशन से हीट लॉस ना हो। और अब आप वो जो स्ट्रिप ऑफ इंसुलेशन है उसे लपेट दीजिए अराउंड द बीकर। ठीक है जनाब, और इस तरह से लपेटें कि वो पूरे बीकर के सरकमफेरेंस को कवर करें। स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर दिया है इंसुलेशन लपेटने के बाद, अब आप टेम्परेचर नोट करना शुरू करें। अब ये मैंने लंबी कर दी। आफ्टर एक टाइम ले लें, एवरी मिनट बेवकूफ़ाना सा जुमला हो जाएगा, एवरी मिनट को बेटा मैं हटा रहा हूँ। एवरी मिनट से मैं इस वक्त मुतमईन नहीं हूँ, मैं एवरी मिनट को हटा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप एवरी मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करें। ठीक है जनाब, एक सर्टेन टाइम रखें और इस सर्टेन टाइम के बाद टेम्परेचर नोट कर लें। जो मैंने कहा 10 मिनट के बाद, आपने 10 मिनट के बाद रीडिंग ले ली। 10 मिनट के बाद रीडिंग लेने के बाद कह रहे हैं जो भी आपने स्टेप नंबर 4 किया है और 6 किया है। 4 क्या था सर? जो अभी मैंने इंसुलेशन लपेटी है ना, पहले एक मरतबा लपेटी थी, अब 3 मरतबा लपेट दें। फिर मैं कह रहा हूँ 6 मरतबा लपेट दें। तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन को चेंज करें। ठीक है जनाब, और इंसुलेशन लेयर चेंज करके, ठीक है जनाब, फिर आप दोबारा क्या करें कि वही 10 मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करें। और ख्याल रखें इस बात का कि हर मरतबा इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम सेम होना चाहिए जब हम ये ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैंने हेडिंग मारी है बिला वजह की, इसको भी उड़ा दें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आखिर में वो कहता है टेबल बनाए। टेबल बनाए, तो जो आपने अभी इन्वेस्टिगेशन की है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए टेबल बनाने जा रहे हैं। और टेबल क्या होगा सर? टेबल ये होगा, पहले ही पहला कॉलम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होता है, दूसरा कॉलम आप रख लीजिए नंबर ऑफ लेयर्स का, नंबर ऑफ लेयर्स का। ठीक है जनाब, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उस इंसुलेटिंग मटेरियल की नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने नोट करना है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर। और उसी फाइनल टेम्परेचर से आपको मिल जाएगा फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर और यहाँ पे लिखिएगा फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, तो एक लेयर आपने रखी थी, एक लेयर रखी थी, ये फिलिंग कर रहा हूँ, एग्जाम में फिलिंग नहीं करनी। एक लेयर रखी थी तो मैंने लिखवाया था फाइनल टेम्परेचर 65 हो गया था, और टेम्परेचर 80 से 65 हुआ तो टेम्परेचर का फॉल 15 था। आपने 3 लेयर्स कर दी सर, अब आपने 3 लेयर्स कर दी तो फाइनल टेम्परेचर मैंने लिखा था 70 हो गया था, टेम्परेचर का फॉल 10 हो गया था। आपने 6 लेयर कर दी, टेम्परेचर का फॉल 79 पर आ गया था, यानी फॉल खाली 1 सेंटीग्रेड हुआ था। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हमने नोट किया है कि फॉल ऑफ टेम्परेचर कम होता जा रहा है ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। 10-10 मिनट के बाद आप रीडिंग नोट करते जा रहे हैं। तो ये हमने टेबल भी बना दिया, और जब टेबल भी बना दिया तो ज़रा देखिए कि हमने ड्रॉ टेबल, टेबल बना दें, टेबल के ऊपर हेडिंग ज़रूर डालें, रीडिंग्स की हेडिंग डालें, और रीडिंग की एंट्री नहीं फिल कीजिएगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग, रीडिंग नहीं डालनी है। और एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रीडिंग टू रीच कंक्लूजन, कंक्लूजन की हेडिंग मारें। क्या कंक्लूजन की हेडिंग है सर? कंक्लूजन की हेडिंग ये है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या हेडिंग है? व्हेन थिकनेस ऑफ insulation material is increased, fall of temperature also changed। ठीक है जनाब, ये हमने कंक्लूजन कर दिया। ठीक है जी, तो कंक्लूजन में हम ये नहीं बता रहे कि फॉल ऑफ टेम्परेचर कम हो गया है, ज्यादा हो गया है। एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस बता दें जनाब थिकनेस चेंज कर दें। यहाँ पे भी इंक्रीज ना लिखें, यहाँ पे लिख दें जनाब जब हम थिकनेस चेंज करते हैं तो थिकनेस चेंज करने से फॉल ऑफ टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल में मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। आई होप कि आप इसको अपने स्टाइल से भी, कोई और आपके दिमाग में आइडियाज हैं तो उससे आप कर सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर 4 सवाल करना होते हैं, तो हमारे 3 सवाल हो गए हैं, टाइम अभी थोड़ा सा बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग ये है कि एक स्टूडेंट, इस तरह का भी आपने कई दफा सवाल देखे हुए हैं कि दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज लाइट सोर्स, दिस इज स्क्रीन। ठीक है जनाब, उसके बाद फिर आपके सामने उन्होंने डिफरेंट डिस्टेंसेस लिखे हैं,
दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये आपने लेंस रखा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन सुने। कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने इस तरह का सेटअप लगा लिया। सेटअप लगाने के बाद कोई एक प्रिकॉशन बताएं जो स्टूडेंट फॉलो करे इस ऑपरेटर्स को सेट करने में, ताकि उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट आए। एक्यूरेट मेजरमेंट आने के लिए उसे किस बात का ख्याल सबसे ज़्यादा करना चाहिए? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट जब मैंने बच्चों को लैब में इस तरह का करा के देखा है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग लेंस किसी जगह रखते हैं, ऑब्जेक्ट ना उसकी लाइन में होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट उसकी लाइन में नहीं होता, और हम यहां से उसको ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है जनाब, लेंस और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ठीक है जनाब, जहां मैंने आंख बनाई समझ लें स्क्रीन, ये तीनों एक लाइन में सम टाइम नहीं होते, अलाइन नहीं होते। और अब अलाइन नहीं होते तो वो उसका इमेज पता नहीं कहीं बन रहा होता है, हम ढूंढ कहीं और पे रहे होते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका लैंप है, जो आपके पास लेंस है, और जो स्क्रीन है, ये तीनों चीजें अलाइन होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, सेम ऑप्टिकल एक्सेस पे होना चाहिए, ताकि पैरेलैक्स एरर भी ना हो। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है कि इस बात का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने यू को फिक्स कर दिया, यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। ठीक है जनाब, लैंप और लेंस के बिटवीन के डिस्टेंस को फिक्स कर दिया 20 सेंटीमीटर। और अब वो जो स्क्रीन है, जो लेंस के करीब है, वो स्क्रीन को मूव कराएगा, और मूव कराकर स्क्रीन पे एक शार्प इमेज बनाने की कोशिश करेगा। सवाल आपसे ये बताइए, क्या टेक्निक यूज करें? 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। क्या टेक्निक यूज करें कि इमेज स्क्रीन पे बिल्कुल शार्प आ जाए? तो टेक्निक भाई ये होती है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में कराते हैं तो बच्चे से कहते हैं कि भाई स्क्रीन को मूव कराएं, मूव कराएं। सर कहाँ मूव कराएं? तो कोई रूल नहीं है भाई, कभी करीब लाते हैं, कभी दूर लेके जाते हैं, और लेंस के करीब और दूर लाके सर्च कर रहे होते हैं कि किस पोजीशन पर आपको इमेज बिल्कुल साफ मिल जाएगा। ठीक है जनाब, स्क्रीन को करीब भी ला सकते हो, स्क्रीन को दूर भी कर सकते हो। स्क्रीन को करीब या दूर मूव कराओगे, और करीब या दूर मूव कराकर हम सर्च करेंगे कि कहां पर हमें इमेज साफ मिल रहा है। तो ये दोनों बातें बेटा लिखने वाली हैं, जो आई होप कि आपने पिक कर ली होंगी। अब मेरे ख्याल में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन शायद कराने जा रहे हैं, और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम फंसेंगे इस तरह कि ये हमारे पास प्रिंटेड पेज तो है नहीं, प्रिंटेड पेज नहीं है। कह रहे हैं मेजर करो V1, V1 मेजर करना है, दिस इज टू बी मेजर्ड, इसे मेजर करना है। अब बेटा क्योंकि प्रिंटेड पेज नहीं है भाई, इसलिए मैं मेजरमेंट ऐसे नहीं ले सकता, मैं अपने पास से कोई नंबर ले लेता हूँ। और मार्किंग स्कीम भी अभी इसकी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए अगर वो होती तो उसी में से नंबर मैं लेके लिख देता। तो 8 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। अब 8 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद सदीम आपसे बोलूंगा, इस बात को पढ़ के बताओ कि यहाँ क्या लिखना है मैंने। मैं गाइड नहीं कर रहा, आप बताएं क्या लिखना है मैंने। सदीम। हाँ तो लिखूं क्या, सिर्फ आंसर बता। 0.8। कह रहा है फिगर ड्रॉ हुई हुई है 1/10 पे, फिगर 1/10 पर है। चलो अब सही कर लो अपने आप को, थोड़ा सा बेहतर करो अपने आप को, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो बेटा सदीम। फिगर 1/10 है, एक्चुअल डिस्टेंस 10 टाइम्स होगा, एक्चुअल डिस्टेंस 10 टाइम्स होगा। और जब 10 टाइम्स करोगे ना, तो बेटा ये बन जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ड्राइंग है वो 1/10 है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 टाइम्स लार्जर होगा। चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद यार इसके अंदर भी मुझे लगता है कि ये आपसे, देखिए जब कभी किसी क्वेश्चन में कहते हैं ना कि ये फुल साइज डायग्राम है, तो यार फुल साइज डायग्राम का तो मतलब होता है कि आपने अब रूलर लेके बैठना है, और रूलर से ये वाला HO मेजर करके यहाँ लिखना है, H1 ये वाला मेजर करके यहाँ लिखना है, फिर HO और H1 दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखना है। ठीक है जनाब, तो क्योंकि हमारे पास बेटा प्रिंटेड पेज नहीं है, इसलिए बस काम ऐसे ही चला लें कि HO सर रूलर से मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल HO आ रहा है 2 सेंटीमीटर,
एच आई हाइट ऑफ इमेज फॉर एग्जाम्पल आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ऐसी हिंदी में नंबर लिख रहा हूँ, तो ये दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में V1 पुट करो, एक्चुअल वाला, ठीक है जनाब। फिर एम ये वाला पुट करके F1 निकाल लेना। तो जो रीडिंग आई हुई होंगी, जो ऑब्वियसली बड़ा रीडिंग आई हुई होंगी, तो उसको पुट करके आप इसमें सॉल्व कर लोगे। जो भी हमने वैल्यूज ली हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है, 6/2 करा, ये 3 हो गया। इस 3 को बेटा इसके अंदर पुट भी कर दो, जो भी हमने वैल्यूज ली हैं उसी के अकॉर्डिंगली। V1 हम लोगों ने ले लिया था 80, और ये 3 + 1 ये हो गया 4, 80/4, तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब सारी अपने पास से ख्याली वैल्यूज ली है मैंने। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो इसमें एक डिफिकल्टी आ जाती है इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त, कि जब मैं रूलर से हाइट ऑफ इमेज मेजर करता हूँ, तो वो हाइट ऑफ इमेज इतनी अच्छी नहीं आती। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा अपरेटस बताएं, कोई ऐसा अपरेटस लेकर आए। सही जनाब। सजेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट, सॉरी अपरेटस नहीं लेकर आए, सजेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है टू द अपरेटस टू ओवरकम दिस। ठीक है जनाब। तो जो हमें मुश्किल आ रही है, उस मुश्किल को खत्म करने के लिए अपरेटस में क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो बेटा इसका आंसर ये मैंने लिखा है, डिफिकल्टी ये है कि जब मैं रूलर को रखता हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन पर बॉटम और टॉप एजेस को अलाइन करने में मुझे मुश्किल आती है। इट इज, आई थिंक इट इज द डिफिकल्टी। रूलर को जब मैं उसके ऊपर रखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का टॉप और बॉटम अलाइन करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, तो मेरा ख्याल है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर अपरेटस आप मीटर रूल के बजाय कोई ऐसी चीज ले लें जो इससे ज्यादा एक्यूरेट हो, जैसे वर्नियर कैलिपर, और एक ऐसा वर्नियर कैलिपर जो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी फिक्स हुआ हुआ हो, और जिसकी पोजीशन को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने बहुत ही लंबी कर दी है कि स्क्रीन के ऊपर वर्नियर कैलिपर फिट होना चाहिए। और बेटा वाकई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम जिस चीज़ की मेजरमेंट लेने जा रहे होते हैं, उस मेजरमेंट के साथ बराबर में वर्नियर कैलिपर ऑलरेडी फिट हुआ हुआ होता है, और उस फिक्स्ड वर्नियर कैलिपर से हम लोग रीडिंग मेजर आराम से कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरी एक राय है कि अगर हम ऐसा कर लें तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आ सकता है। फिर आपको V2 की वैल्यू बदल के दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकल लेंथ कैलकुलेट करा रहे हैं, एंड सजेस्ट विच वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ माइट बी मोर एक्यूरेट। अब यार F2 की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो मैं किस तरह से आपको बताऊं कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस पे भी हम आपसे माजरत करेंगे और रिकॉर्डिंग को बेटा यहीं पे बंद करेंगे।